आप इन मुस्लिम बच्चों की लाशें देखिए, जिन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उसी पाकिस्तान ने मारा है जो खुद को दुनिया के 190 करोड़ मुसलमानों का ठेकेदार बताता है। क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर है तो वो बाकी के मुस्लिम देशों को ये बेचता है अपनी थ्योरी कि हम है ना। और देखिए, अफगानिस्तान में 190 करोड़ मुसलमानों का ठेकेदार बनने वाला पाकिस्तान, मुस्लिम भाईचारे की बड़ी बड़ी बातें करने वाला पाकिस्तान, कैसे आज वहां पर मुस्लिम बच्चों की जान ले रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की वायुसेना ने इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के नांगरहार और पक्तिका प्रांत के कुल 7 ठिकानों पर, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, 7 ठिकानों पर अपने लड़ाकू विमानों से बॉम्ब बरसाए। और खुद पाकिस्तान कह रहा है कि उसके इन हमलों में 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिन्हें वो तहरीके तालिबान यानी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खुरासान का आतंकवादी बता रहा है। लेकिन तालिबान की सरकार का कहना है कि ये कोई आतंकवादी नहीं थे, ये अफगानिस्तान के वो निर्दोष मुसलमान थे जिन पर रमजान के महीने में पाकिस्तान द्वारा बमबारी की गई। और इन हमलों में पाकिस्तान ने 11 मुस्लिम बच्चों को मार दिया था। इनमें भी 6 मुस्लिम बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 10 साल से कम थी। 24 करोड़ की जनसंख्या वाले पाकिस्तान में 96.3% आबादी मुसलमानों की है, जबकि 3 करोड़ 70 लाख की जनसंख्या वाले अफगानिस्तान में 99% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। और अब तक यही माना जाता था कि कम से कम रमजान के महीने में एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश के उन लोगों की जान नहीं लेगा जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, एक ही धर्म। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया और अब स्थिति यह है कि दुनिया के 2 मुस्लिम देशों के बीच किसी भी वक्त एक भयानक युद्ध शुरू हो सकता है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसे आप इन तस्वीरों से समझ पाएंगे जो अफगानिस्तान से आई। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, ये अफगानिस्तान की तस्वीरें हैं। 21 और 22 फरवरी की रात पाकिस्तान की वायुसेना ने ड्यूरंड लाइन जो है उसके पास अफगानिस्तान के नांगरहार और पक्तिका प्रांत में कुल 7 जगहों पर हवाई हमले किए। और इन हमलों में जिन जगहों को निशाना बनाया गया वो पाकिस्तान की सीमा के बहुत करीब थी। पाकिस्तान की सेना कह रही है कि इन ठिकानों पर वो आतंकवादी रह रहे थे जो पाकिस्तान में हमले करा रहे हैं, जबकि हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं उनमें साफ दिख रहा है ये हमले अफगानिस्तान के उन गांवों पर हुए हैं जहां आम लोग रहते हैं। और इनमें भी एक हमले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मदरसे को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान कह रहा है कि इन हमलों में 80 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि तालिबान की सरकार कह रही है कि इन हमलों में कुल 18 मुसलमान मारे गए, जिनमें 11 बच्चे और 7 महिलाएं शामिल थी। पाकिस्तान अपनी इस एयर स्ट्राइक को सफल बता रहा है और यह कह रहा है कि वो अपने खिलाफ आतंकवादी संगठनों को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन तालिबान ने भी अब कसम खा ली है कि वो इन हमलों का ऐसा बदला लेगा कि इस्लामाबाद की रूह कांप जाएगी। और अब लगता है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच भीषण युद्ध शुरू होने वाला है। पाकिस्तान का कहना है कि उसकी ये कार्रवाई तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ थी, ठीक है, टीटीपी, जिसने हाल ही में पाकिस्तान में 2 बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। इस संगठन को टीटीपी कहते हैं, जिसकी पाकिस्तान में से कट्टर दुश्मनी है। वो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं। इस दुश्मनी का कारण यह है कि पाकिस्तान आरोप लगाता है कि उसका जो वो पूरा उधर का इलाका है ना, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, यही आतंकवादी संगठन लगातार हिंसा फैला रहे हैं। तो ये पाकिस्तान कहता है कि भाई ये टीटीपी जो है वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा करता है, आतंक फैलाता है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई हमले हुए जिनमें टीटीपी के हमलावरों ने पाकिस्तानी फौज के कई सैनिकों को मौत के घाट तक उतारा। इनमें 11 जवान तो 4 महीने पहले खुर्रम जिले में मारे गए। और इसी बात को आधार बनाकर कि हमारे सैनिकों को तुमने मारा है, इसी बात को आधार बनाकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर यह हवाई हमले किए। हालांकि यहां टीटीपी का पक्ष जानना भी जरूरी है। टीटीपी को एक आतंकी संगठन माना जाता है जिसका पाकिस्तान से सबसे बड़ा विरोध ड्यूरंड लाइन को लेकर है। ये ड्यूरंड लाइन आप देख रहे हैं, ये सीमा ब्रिटिश राज में खींची गई थी जो अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया यानी अविभाजित भारत को अलग करती थी।
टीटीपी कहता है कि उस वक्त इस डोरन लाइन ने पश्तून समुदाय को 2 हिस्सों में बांट दिया था और आधे पश्तून अफगानिस्तान में रह गए थे और आधे पश्तून पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चले गए थे। ये जो आप बॉर्डर वाला इलाका पाकिस्तान का देख रहे हैं, आधे पश्तून इधर आधे उधर। और इसी वजह से जो पश्तून यहां खैबर पख्तूनख्वा में रह गए, उनको लेकर टीटीपी अपना दावा करता है कि ये हमारा ही इलाका है। उसका कहना है कि पश्तून एक ही उम्मत है, एक ही इलाका है और इसे 2 देशों में नहीं बांटा जा सकता। और इसीलिए टीटीपी एक इस्लामिक पश्तूनिस्तान की बात करता है और इसकी आज़ादी की मांग करता है। यहाँ ये भी समझिए कि पाकिस्तान अपने देश में टीटीपी के साथ चल रहे इस संघर्ष के लिए अफगानिस्तान को क्यों जिम्मेदार मानता है। भाई ये टीटीपी वाले अगर हैं तो तुम अफगानिस्तान पर क्यों हमला करते हो। तो पाकिस्तान का ये आरोप है कि टीटीपी पाकिस्तान में हमले के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करता है। अफगानिस्तान में ऐसे कई ठिकाने हैं जहां टीटीपी को सुरक्षित पनाह मिलती है और यहीं से वो खैबर पख्तूनख्वा में हमले की योजनाएं बनाता है। इसीलिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक का ये दावा किया है, जबकि तालिबान की सरकार ने ये कहा है कि ये हमले आम लोगों पर हुए हैं। अब तालिबान इन हमलों का बदला जरूर लेगा क्योंकि अफगानिस्तान के आम लोग, बच्चे मारे गए। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहती हूं कि अगर पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो इस वक्त स्थिति है वो एस्केलेट होती है, नौबत आगे बढ़ती है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले कर्टसी ग्लोबल फायर पावर 2026, जूम इन कीजिए नीचे वाले हिस्से में, ये हमारा सोर्स है ग्लोबल फायर पावर 2026, जिसके आधार पर ये डेटा हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अब जूम आउट कर लीजिए। इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास दुनिया की 14वीं सबसे शक्तिशाली सेना है, 14th आउट ऑफ 145, जबकि तालिबान की हालत इस मामले में बहुत खराब है, 121वें नंबर पर है 145 सेनाओं के रैंकिंग में। तो ये तो पहली बात हो गई। इस सूची में 121वें स्थान पर है अफगानिस्तान, तो बहुत नीचे है। पाकिस्तान की सेना के पास 6,60,000 सक्रिय सैनिकों की फौज है। तो पाकिस्तान के पास क्या है, 6,60,000 सक्रिय सैनिकों की फौज है। वहीं पर अगर आप यहां पर देखिएगा तो 75,000 सक्रिय सैनिक है सिर्फ तालिबान के। तो कोई मुकाबला ही नहीं अगर इस तरीके से आप देखिए, नंबर्स के हिसाब से देखिए तो। अब जो बड़ी बात है, पाकिस्तान के पास 1,397 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स हैं। अब आप पूरी जो सैन्य शक्ति है, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स 1,397, और तालिबान के पास 5 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने जिस तरह की तैयारी की हुई है वो साफ दिखाई दे रही है आपको जब आप अफगानिस्तान से कंपेयर करते हैं। तालिबान के पास 5,000 माफ कीजिएगा, ये 17,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तो वहीं तालिबान के पास सिर्फ 5,000, जो बख्तरबंद गाड़ियों की बात हो रही है। 17,000 और 5,000, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है अफगानिस्तान की। पाकिस्तान का रक्षा बजट कितना है, 79,000 करोड़, 79,000 करोड़, और वहीं रक्षा बजट अफगानिस्तान का 3,000 करोड़, मतलब कई गुना। और इन आंकड़ों से ऐसा ही लगता है कि सेना और हथियारों के मामले में पाकिस्तान तालिबान से बहुत आगे है। लेकिन यह भी सच है कि तालिबान गुरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर है, और ऐसे में अब पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी भी तरह के गुरिल्ला युद्ध में अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ उलझे, क्योंकि इस मामले में तालिबान का मुकाबला नहीं। पिछले साल अक्टूबर महीने में जब तालिबान ने पाकिस्तान की सेना पर गुरिल्ला हमले किए, तब पाकिस्तान के सैनिकों को पीठ दिखाकर भागना पड़ा था और उनकी वर्दी ले लेकर चौक चौराहे पर टांग दिया था तालिबान ने। तालिबान ने दावा किया था कि उसके हमलों में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, और अभी भी यही बात है कि कुछ सैनिक पाकिस्तान के मारे गए हैं, जिसके बाद उसने ये अटैक किया है। और खुद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा था कि तालिबानियों की एक चाय उन्हें बहुत ज्यादा महंगी पड़ी है, और इसीलिए पाकिस्तान तालिबान को कभी भी कमजोर समझने की भूल नहीं कर सकता। वो अच्छी तरह जानता है कि तालिबान को सालों साल छिपकर युद्ध लड़ने का अनुभव है। आप खुद सोचिए, जिस तालिबान को अमेरिका जैसे इतने बड़े देश की सेना 20 सालों तक अफगानिस्तान में रहकर भी खत्म नहीं कर पाई,
उस तालिबान को पाकिस्तान की सेना कैसे ही खत्म कर पाएगी। आखिरकार उसी तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान सौंपकर अमेरिका को निकलना पड़ा। तो एक प्याली चाय महंगी पड़ी, तालिबानियों ने क्या हाल कर डाला, ये पाकिस्तान के ही मंत्री की जुबानी आप सुन रहे थे। पाकिस्तान बार बार ये आरोप लगाता है कि तालिबान को भारत की तरफ से मदद मिल रही है और इसी मदद के कारण तालिबान टीटीपी का साथ दे रहा है, जबकि असली सच्चाई ये है ही नहीं। असली सच्चाई तो ये है कि जिस तालिबान को आज पाकिस्तान कोस रहा है ना, उस तालिबान का जन्म उसी के देशों के मदरसों में हुआ है। साल 1979, जिसके पहले जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ के समर्थन वाली सरकार का शासन था, तब उस सरकार को हटाने के लिए मुजाहिदीन नाम से कई लड़ाके खड़े किए गए। और जानते हैं इन इस्लामिक लड़ाकों का किन किन देशों ने समर्थन किया था? इन देशों में तब पाकिस्तान तो था ही, साथ ही इसमें अमेरिका और सऊदी अरब भी शामिल थे। ये तस्वीरें 16 जून 1986 की हैं, जब अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का नियंत्रण था और अमेरिका के व्हाइट हाउस में अफगानिस्तान के मुजाहिदीन का स्वागत हुआ था। उस दौर में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, जिनकी तस्वीर आपने सबसे पहले देखी, उन्होंने अफगानिस्तान में सोवियत संघ की पकड़ को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को समर्थन दिया था। और तब तालिबान की विचारधारा को मानने वाले आतंकवादियों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया था और खुद पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका के साथ मिलकर इन मुजाहिदीन को हथियार पहुंचाता था। और ये तस्वीरें उसका सबूत है। सोचिए, ये देश आखिर किस मुंह से भारत पर कोई भी आरोप लगा सकते हैं। हकीकत तो ये है कि अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ अपने हित साधने के लिए पहले तालिबान को पाकिस्तान की मदद से खड़ा किया, और आज जब यही तालिबान पाकिस्तान के गले की हड्डी बन रहा है तो पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है, हमें इन हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। जबकि भारत ने आज साफ शब्दों में कहा कि वो पाकिस्तान के इन हमलों की निंदा करता है और हम अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ मजबूती से खड़े हैं। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम धर्म में रमजान के महीने को बहुत पवित्र माना गया। अब सोचिए, मतलब पाकिस्तान के ईमान पर एक चर्चा होनी चाहिए। इस्लाम धर्म के हिजरी कैलेंडर के मुताबिक ये मुसलमानों के लिए उनके साल का वो 9वां महीना होता है जब मान्यता है कि धरती पर पवित्र कुरान शरीफ का वजूद कायम हुआ था। और इसी वजह से रमजान को सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, सब्र, इबादत, इंसानियत का महीना माना गया। लेकिन आप खुद सोचिए, पाकिस्तान ने मुस्लिम देश होते हुए अफगानिस्तान के आम मुसलमानों पर बमबारी करके कौन सी इंसानियत दिखाई? उसने कौन सा इस्लाम धर्म का मान रखा? आज पाकिस्तान की हालत यह है कि उसने अफगानिस्तान पर यह हवाई हमले तो कर दिए, लेकिन इस हमले के बाद अब उसे पलटवार का भी डर है। और उसे यह भी डर है कि अगर तालिबान की सरकार ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आने वाली सब्जियों को, दूसरे सामान के ट्रकों को रोक दिया तो पाकिस्तान के मुसलमान रमजान का महीना और ईद कैसे मनाएंगे? अब देखिए, पाकिस्तान पूरे साल में, जानते हैं, अफगानिस्तान से 5,990 करोड़ रुपए का सामान आयात करता है। इनमें 832 करोड़ रुपए का प्याज, 468 करोड़ रुपए के अंगूर, 387 करोड़ रुपए के टमाटर, 154 करोड़ रुपए के मसाले, 127 करोड़ रुपए का खीरा, 63 करोड़ रुपए के ड्राइड फ्रूट्स। और पिछली बार जब तालिबान की सरकार ने इस आयात को बंद किया तब पाकिस्तान में 1 किलो टमाटर 700 रुपए पहुंच गया था, 1 किलो प्याज 500 रुपए। और इसीलिए तालिबान ने पंगा लेकर अभी पाकिस्तान ने अपनी मुश्किलें वाकई बढ़ा ली हैं। इसके अलावा जैसे भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करके पाकिस्तान में पानी का संकट पैदा किया, वैसा ही तालिबान भी पाकिस्तान के साथ कर सकता है। अफगानिस्तान की कुल 9 नदियों का पानी पाकिस्तान में बहता है, जिनमें कुनार नदी, काबुल नदी प्रमुख है। हाल ही में तालिबान ने ऐलान किया था कि वो अब इन नदियों पर बांध बनाकर पानी रोकेगा। अगर युद्ध के कारण तालिबान इस पानी को रोकता है, जैसे पाकिस्तान ने अटैक किया है, तो पाकिस्तान की हालत बुरी हो जाएगी। अब समझिए, अब हम उस थ्योरी पर आते हैं जिसके केंद्र में 2 देश हैं, और वो हैं अमेरिका और पाकिस्तान। पिछले हफ्ते की 20 तारीख
शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस की बैठक के लिए वॉशिंगटन डीसी पहुंचा था, जहां मुलाकात हुई थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, और इसी मुलाकात के एक दिन बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर यह हमला कर दिया। एक दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और उसके बाद वापस पाकिस्तान आने के बाद एक दिन बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर यह हमले कर दिए। अब यहां यह सवाल है कि क्या इस हमले का अमेरिका से भी कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर लगातार न्यूक्लियर डील करने का दबाव बना रहे हैं कि भाई हम एनरिचमेंट नहीं करेंगे यूरेनियम का न्यूक्लियर आर्म बनाने के लिए। वो युद्ध की धमकी भी दे रहे हैं कि अगर तुमने ये न्यूक्लियर डील नहीं की तो हम तुम पर हमले कर देंगे। और ईरान वही देश है जो अफगानिस्तान के साथ अपना 925 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। और ऐसे में सवाल यही है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की चर्चा जोरों पर है, तब उसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के बाद पाकिस्तान ने ईरान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर हमला क्यों कर दिया? और क्या इन सारी घटनाओं में कोई कनेक्शन हो सकता है? पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की चेतावनी दी थी, और अब भारत ने भी ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों को तुरंत वहां से निकलने के लिए कहा है। और इस एडवाइजरी में क्या लिखा है, मैं लेकर आई हूं एडवाइजरी, मैं पढ़कर आपको बताना चाहती हूं। इन कंटिन्यूएशन ऑफ द एडवाइजरी इशूड बाय गवर्नमेंट इन इंडिया ऑन 5 जनवरी, से पहले 5 जनवरी को भी एक एडवाइजरी था, जो अभी स्थिति इवॉल्विंग सिचुएशन इन ईरान, मतलब जो परिस्थिति वहां पर बन रही है, जितने भी भारतीय वहां पर हैं ईरान में इस वक्त, चाहे वो छात्र हो, स्टूडेंट्स, पिलग्रिम्स यानी आप वहां पर श्रद्धालु बन के गए हो, बिजनेस की वजह से गए हो, या पर्यटक के तौर पर गए हो, आप सबको ये एडवाइस है कि आप तुरंत ईरान छोड़ें। जो भी आपके पास साधन हो ट्रांसपोर्ट का, कमर्शियल फ्लाइट हो, कुछ भी हो, आप तुरंत ईरान से निकलें, जिसमें बहुत सारे नंबर्स भी दिए गए हैं मदद के लिए वहां पर। तो कुल मिलाकर ईरान को लेकर स्थिति स्पष्ट दिख रही है। जर्मनी के मशहूर थिंक टैंक जियोपॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्विसेज की अब से कुछ घंटे पहले एक नई रिपोर्ट आई है, जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच मौजूद हालात काफी जोखिम से भरे हैं। एक छोटी सी घटना भी एक बड़े युद्ध में बदल सकती है। इसमें यह भी बताया गया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार है ही नहीं, और इस मामले में सऊदी अरब, तुर्की और कतर जैसे देशों ने युद्ध रुकवाने के लिए मध्यस्थता की कोशिश की है, लेकिन ये देश अब तक अपनी किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए हैं। इस युद्ध को लेकर सबसे बड़ा डर यही है कि अगर इसके कारण तेल आपूर्ति बाधित होती है, कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होता है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की हम आपको बार बार बात बता रहे हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इसकी अहमियत समझिए। दुनिया का 20%, भारत का 35% के आसपास, 30 से 35% कच्चा तेल आता है, वो इसी समुद्री मार्ग से आता है। अगर युद्ध में ये बंद हुआ तो कच्चे तेल की कीमत अभी प्रति बैरल $70 है, वो 90, 100 कहीं भी जा सकती है। और अगर ये कच्चा तेल महंगा होता है तो इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कच्चा तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्च बढ़ेगा, और इस खर्च के बढ़ने से महंगाई डबल हो जाएगी। साल 2008 में जब वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, तब प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें $143 तक पहुंच गई थी, जबकि रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में प्रति बैरल कच्चा तेल की कीमत जानते $115 तक पहुंच गया था। और अमेरिका और ईरान के युद्ध के कारण भी ऐसा ही होता है, तो आपको महंगाई के विस्फोट के लिए तैयार रहना होगा। आपकी रसोई, बजट, इस युद्ध के कारण सब कुछ, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इसके अलावा यहां एक बड़ी चिंता यह है कि ईरान में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें। और इस बार तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए छात्रों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी को हत्यारा बताते हुए उसके खिलाफ नारे लगाए हैं। यूनिवर्सिटी शुरू हुई है और फिर से ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस युद्ध के बीच एक और सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हफ्ते की 25 तारीख को इजराइल के 2 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं। और इजराइल वही देश है जिसकी पूरे मिडिल ईस्ट और ईरान से कट्टर दुश्मनी है, और ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल जाना कई लोगों को हैरान कर रहा है। और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने एक बयान से हलचल बढ़ा दी है,
और ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस इजराइल दौरे पर भारत और इजराइल के मजबूत रिश्तों की एक खास झलक दिखने वाली है। अब यहां बड़ा सवाल यह है कि जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ टकराव चल रहा है, तब ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री मोदी अचानक इजराइल के दौरे पर क्यों जा रहे हैं और यह दौरा इस बार इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? अब तक ऐसी खबरें थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत के दौरे पर आ सकते हैं, लेकिन फिर बदलाव हुआ। यह तय हुआ कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू भारत नहीं आएंगे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे और इस दौरान वो वहां इजराइल की संसद को भी संबोधित कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत के अब तक के इतिहास में नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पहली बार साल 2017 में इजराइल का दौरा किया। इससे पहले यह माना जाता था कि कोई भी देश अरब के मुस्लिम देश और इजराइल दोनों के साथ रिश्ते नहीं रख सकता। तब इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता था और इसी कारण से भारत ने भी इजराइल के साथ अपने रिश्तों को ज्यादा सहज नहीं बनाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में एक बदलाव आया और ये जो पुरानी धारणा था उसको तोड़ दिया गया कि अगर भारत ने इजराइल के साथ रिश्ते रखे तो मुस्लिम देशों से भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे। ऐसा कतई नहीं हुआ। आज भारत के अरब में मुस्लिम देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं और इजराइल के साथ भी मजबूत रिश्ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के दौरे पर गए थे, जो इजराइल का पड़ोसी देश है और उसका कट्टर दुश्मन देश है। अब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं और यह दौरा 2 वजहों से बड़ा है। पहला तो इसमें ईरान के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है और टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा है कि इसमें इस्लाम के कट्टरपंथी समूहों के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाने का ऐलान हो सकता है, जिसे हेक्सागन ऑफ अलायंसेस कहा जाएगा। हेक्सागन का मतलब होता है जो 6 देशों का या 6 प्रतीकों और सिद्धांतों से बना गठबंधन हो, अलायंस हो। हालांकि भारत ने अभी ऐसे किसी भी गठबंधन पर चर्चा को लेकर कोई सूचना नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर है कि इस दौरे पर भारत इजराइल के साथ नए रक्षा सौदों पर अपनी सहमति दे सकता है। भारत जिन देशों में इजराइल के साथ संयुक्त विकास देख रहा है, उनमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड, लेजर हथियार, ड्रोन तकनीक, लंबी दूरी की मिसाइलें और आयरन डोम भी शामिल है। अगर भारत इजराइल के साथ इन रक्षा सौदों पर सहमति बनाता है तो इसमें सबसे बड़ा झटका उस पाकिस्तान को लगेगा जो मुस्लिम देशों का नेटो जैसा संगठन बनाने का सपना देख रहा है और मुस्लिम देश अफगानिस्तान पर ही हमले कर रहा है। आज की दूसरी ऐसी बड़ी खबर जिसके बारे में आपने यहां वहां से दिन भर सुना होगा, लेकिन जो विश्लेषण आज आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे उससे आप हैरान भी रह जाएंगे और सूचना भी आपको ज्यादा। खैर, तो बताते हैं कि कैसे एक ड्रग लॉर्ड की हत्या ने पूरे मेक्सिको को गृह युद्ध की आग में धकेल दिया। सोचिए, एक माफिया मारा जाता है, वो भी ऐसा वैसा ड्रग लॉर्ड नहीं, कुख्यात था वो अमेरिका से लेकर मेक्सिको में और हिंसा के लिए जाना जाता था। अनेकों लोगों की हत्याओं का उस पर आरोप था। उसने कैसे कैसे कारनामे किए थे ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके मारे जाने पर अपनी ही सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि इन शहरों को ठप कर दिया गया है। हालात इतने खराब है कि मेक्सिको के 14 से ज्यादा शहर हिंसा की आग में जल रहे हैं। अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पेरू जैसे देशों की तरह मेक्सिको में भी आम जनता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रही है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत तो यह है कि ये तमाम लोग इसलिए अपने देश को फूंक देना चाहते हैं क्योंकि मेक्सिको की सेना ने वहां के मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड एल मेंचो की हत्या कर दी और इसी हत्या के विरोध में एल मेंचो की गैंग के लोग और उसके समर्थक अलग अलग शहरों में शॉपिंग मॉल, दुकानों और सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर रहे हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि ड्रग्स की तस्करी करने वाला एक मोस्ट वांटेड अपराधी कैसे मेक्सिको की सरकार से भी बड़ा बन गया और कैसे उसने मेक्सिको में अपना जंगल राज फैलाकर खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका को भी हिला कर रख दिया। लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं जो पश्चिमी मेक्सिको के जेलिस्को राज्य से आई हैं। मेक्सिको की सरकार का दावा है कि इसी राज्य के तपल्पा
कस्बे में एल मेंचो एक खुफिया ठिकाने पर छिपा हुआ था। और जानते हैं अमेरिका ने इस ड्रग लॉर्ड पर कितने डॉलर का इनाम घोषित किया था? $15 मिलियन, यानी भारतीय रुपयों में 136 करोड़ रुपए का इनाम। छोटे मोटे देशों की इकोनॉमी चलती हो इतने पैसे में। अमेरिका ने इसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया था और कहा जा रहा है कि आज भी जिस सैन्य ऑपरेशन में एल मेंचो की हत्या की गई उसमें अमेरिका की ही खुफिया विभाग ने मेक्सिको सरकार की सबसे बड़ी मदद की। सबसे पहले अमेरिका ने मेक्सिको को यह बताया कि एल मेंचो किस खुफिया ठिकाने पर छिपा है और इसके बाद 22 फरवरी को मेक्सिको की सेना, वायुसेना और नेशनल गार्ड के जवानों ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जिसमें 1,500 से ज्यादा जवान शामिल थे। मेक्सिको की सरकार का कहना है कि उसका मकसद एल मेंचो को जिंदा पकड़ना था, लेकिन सैन्य ऑपरेशन के दौरान एल मेंचो की गैंग के लोगों ने भारी गोलीबारी की, बख्तरबंद गाड़ियों में छिपाकर मेक्सिको के सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और इसी मुठभेड़ में एल मेंचो और उसके गैंग के कुल 7 लोग मार गिराए गए। इसके अलावा सरकार का यह भी दावा कर रही है कि इस मुठभेड़ के बाद वो एल मेंचो को घायल हालत में एयरलिफ्ट करके मेक्सिको सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल लेकर आई थी, लेकिन इसी दौरान एल मेंचो ने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। एक ड्रग लॉर्ड और एक ड्रग लॉर्ड की हत्या पर मेक्सिको की सरकार को इतनी सफाई देनी पड़ रही है, वो इसलिए क्योंकि एल मेंचो को मेक्सिको में वहां की सरकार से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता था। वो ना सिर्फ ड्रग्स की तस्करी करता था बल्कि अपनी गैंग और अपने वफादार लोगों के लिए रॉबिन हुड की छवि रखता था। एल मेंचो के गैंग में 20,000 से ज्यादा युवा शामिल थे, 20,000। और मेक्सिको में ये कहा जाता था कि वो उन लोगों का भी घर चला रहा है जिन्हें सरकार नौकरियां नहीं दिला पाई, और दुनिया भर से जो लोग डंकी रूट के जरिए अवैध तरीके से अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं उसके पीछे भी एल मेंचो, उसके गैंग की बड़ी भूमिका थी। और यही कारण है कि जब 60 साल के एल मेंचो की हत्या का दावा हुआ तो पश्चिमी मेक्सिको के कई बड़े शहर जलने लगे। कई जगहों पर तो सरकारी इमारतों को बम धमाकों में उड़ाने की कोशिश हुई। इनमें भी सबसे ज्यादा हिंसा ग्वादलाजारा शहर में हुई जो जलिस्को राज्य की राजधानी है, और ये वही शहर है जहां इसी साल जून और जुलाई के महीने में फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। और अब इस हिंसा के बाद कई देश डरे हुए हैं कि आप भी जब इन तस्वीरों को देखेंगे आपको भी विश्वास नहीं होगा कि कैसे एक मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड की हत्या पर हजारों लोग मेक्सिको देश को पूरी तरह फूंक देना चाहते हैं। अब वो इसका बदला लेने की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको एल मेंचो के बारे में बताएं, इस हिंसा के बाद एयर कनाडा ने अस्थायी रूप से मेक्सिको के कुछ शहरों के लिए उड़ानें रोक दी हैं, जबकि अमेरिका ने भी सुरक्षा चेतावनी जारी करते हुए अपने नागरिकों से कहा है कि वो जहां हैं वहीं रहे, बाहर निकलने की कोशिश ना करें। यहां बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि आखिर एक ड्रग माफिया इतना बड़ा कैसे हो गया, इतना ताकतवर कैसे हो गया कि उससे मारने के लिए मेक्सिको और अमेरिका को साथ आना पड़ा। तो ये कहानी काफी खतरनाक है और यकीन मानिए आने वाले सालों में इस पर कई वेब सीरीज और फिल्में बनने वाली हैं, जैसा पहले भी मेक्सिको के ड्रग लॉर्ड्स, माफिया लॉर्ड्स पर बन चुकी है। लेकिन इस शख्स की कहानी तो और भी खतरनाक है। ये कहानी है उस ड्रग माफिया की जिसका जन्म 17 जुलाई 1966 को एक गरीब किसान परिवार में हो, गरीब किसान परिवार, और उसके पिता ने उसका नाम रखा नेमेजियो ओसेगुएरा, जो बाद में एल मेंचो के नाम से कुख्यात हुआ। उस दौर में नेमेजियो का परिवार एवोकाडो की खेती करता था। थोड़ा महंगा है एवोकाडो खाने में, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग भारत में भी शहरों में एवोकाडो खाते, तो वो एवोकाडो की खेती करता था। उसके पिता चाहते थे कि वो भी आगे जाकर एक किसान बने और अपना जीवन ईमानदारी और मेहनत के साथ जिए। जब नेमेजियो ने 5वीं कक्षा के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया, अपने पिता को ये बताया कि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसके पिता उसे अपने साथ खेतों में काम करने के लिए ले जाने लगे। ठीक है, स्कूल छोड़ दिया, खेत में चलो। ये वही वक्त था जब नेमेजियो के माता पिता को लग रहा था कि वो उनकी तरह एक किसान बनेगा, लेकिन नेमेजियो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो कहता था कि उसे मेक्सिको पर राज करना है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसी ख्वाहिश में उसे बहुत कम उम्र में एक ड्रग माफिया के लिए काम करना शुरू कर दिया, जो बहुत बड़े गैंग से जुड़ा हुआ था।
शुरुआत में नेमेसियो को उन खेतों की रखवाली करने का काम सौंपा गया जहां गांजे के पौधे लगाए गए थे, मैरिजुआना। कहा जाता है कि नेमेसियो ने इस दौरान कई बार पुलिस को भी चकमा दिया। धीरे धीरे वो ड्रग माफिया की नजरों में छाने लगा। ये उसके शुरुआती दिनों की कुछ तस्वीरें हैं। उसे यह कहा गया कि वो इतना शातिर है कि उसे रखवाली का नहीं बल्कि ड्रग्स की सप्लाई का काम करना चाहिए, और नेमेसियो खुद भी ऐसा ही करना चाहता था। फिर आइए 1986, 66 से 86 पहुंचे। साल 1986 में उसने सिर्फ 20 साल की उम्र में चोरी छिपे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में ड्रग्स पहुंचाने का काम शुरू किया। सोचिए, मेक्सिको टू सैन फ्रांसिस्को। उस वक्त मेक्सिको की सीमा से लगे कैलिफोर्निया राज्य में ड्रग्स की तस्करी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन अलग अलग तरीके अपनाकर नेमेसियो कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को शहर में ड्रग्स पहुंचाने में कामयाब रहा। हालांकि कुछ वक्त बाद उसे चोरी के सामान और कुछ बंदूकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और जेल की सजा पूरी करने के बाद अमेरिका से मेक्सिको में डिपोर्ट कर दिया गया। भाई जाओ वापस। उस वक्त जब पहली बार अमेरिका ने इस अपराधी को मेक्सिको भेजा, तब अमेरिका ने भी ये नहीं सोचा था कि यह अपराधी उसकी युवा पीढ़ी में ड्रग्स का जहर भरने वाला है। लेकिन बाद में धीरे धीरे यही होने लगा और यह अपराधी फिर से चोरी छिपे अमेरिका पहुंच गया। साल 1992 में उसे और उसके भाई को दोबारा से गिरफ्तार किया गया। कहते हैं कि अगर उस वक्त अमेरिका इसे दोबारा मेक्सिको डिपोर्ट नहीं करता तो यह अपराधी कभी इतना बड़ा ड्रग माफिया नहीं बनता। लेकिन अमेरिका ने ऐसा किया। मेक्सिको लौटते ही अपराधी वहां की पुलिस में शामिल हो गया। यहां उसके पुलिस में शामिल होने का सबसे बड़ा मकसद यह था, मतलब वो पुलिस फोर्स में शामिल हो गया। मकसद क्या था कि वो मेक्सिको के बड़े ड्रग माफिया में अपनी पहुंच बनाना चाहता था, और ऐसा उसने किया भी। पुलिस में रहते हुए वो मिलेनियो कार्टेल के नजदीक आया, जो उस वक्त मेक्सिको के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल सिनालोआ कार्टेल का दुश्मन था। साल 2009 में जब सिनालोआ कार्टेल कमजोर हुआ, तब उसी वक्त नेमेसियो एल मेंचो बना और पुलिस की नौकरी छोड़कर उसने अपना खुद का ड्रग कार्टेल बनाया, जिसका नाम था जेलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल, JNGC। धीरे धीरे इस नए ड्रग कार्टेल ने सभी गैंग्स को पीछे छोड़ दिया और नेमेसियो उर्फ एल मेंचो मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल बन गया। हालांकि इसी दौरान एल मेंचो ने यह चाहा कि वो एक ऐसा ड्रग माफिया बने जिसका मेक्सिको में लोग नाम लेने से भी डरे। इसके लिए उसने दहशत फैलानी शुरू की। उसने ऑक्टोपस की तरह पहले अपने गैंग को चारों तरफ फैलाया। इसके बाद वसूली, सरकारी तेल की चोरी, किडनैपिंग, अवैध खनन, मतलब बिजनेस का अपना एक्सपेंशन शुरू किया। प्रवासियों को अवैध तरीके से मेक्सिको के रास्ते अमेरिका भेजना, सबका काला कारोबार उसने अपना जमाना शुरू किया। इसके बाद देखते ही देखते एल मेंचो कुख्यात हो गया। साल 2015 की एक घटना ने उसे मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बना दिया। इतना बड़ा कि 2015 में जब मेक्सिको की सेना ने उसे गिरफ्तार करने के लिए एक फार्म हाउस पर 2 हेलीकॉप्टर्स भेजे, तो यह खबर एल मेंचो को पहले मिल गई थी। उसने अपनी बख्तरबंद गाड़ी से सेना के एक हेलीकॉप्टर को हवा में ही नष्ट कर दिया। ये देखिए, इस हमले में मेक्सिको की सेना के 8 जवान मारे गए और एल मेंचो का खौफ पूरे देश में फैल गया। इन प्रतीकात्मक तस्वीरों से हम आपको ये पूरी कहानी समझा रहे हैं। स्थिति ये हो गई कि सरकार को सबक सिखाने के लिए एल मेंचो के गैंग ने पूरे देश में 24 पुलिस वालों की भी हत्या कर दी। सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं गिराया, उसके बाद पुलिस वालों की हत्याएं शुरू कर दी ताकि उसका खौफ पूरे मेक्सिको में बोले। और इसके बाद एल मेंचो को कोई रोक नहीं पाया। उसे ऐसा भूत कहा जाने लगा। उसे वाकई वहां पर भूत कहा जाता था, द घोस्ट, जो कहीं नजर नहीं आता। उसकी तस्वीरें भी बहुत कम, 2-3 ही तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं हर जगह। लेकिन सारे गलत काम उसी की गैंग के जरिए होते थे। 9,000 करोड़ रुपए का काला कारोबार एल मेंचो ने खड़ा किया। कहते हैं कि उसके पास 20,000 अपराधियों की फौज थी, जिसके पास महंगी राइफल्स के अलावा यूरोप में बीन तोपें थी। साल 2020 में जब मेक्सिको सिटी के पुलिस चीफ की एल मेंचो ने हत्या कराई, आप सोचिए, मेक्सिको के पुलिस चीफ की भी हत्या एल मेंचो ने करा दी। उस पर 400 से ज्यादा गोलियां चलवाई। अब इस बात पर आप गौर करिए, मतलब कोई भी आम व्यक्ति शख्स से डरेगा? जब पुलिस चीफ ही सुरक्षित नहीं था इस शख्स से, जब पुलिस चीफ को ही 400 से ज्यादा गोलियां चलवाकर मरवा दिया एल मेंचो ने,
तो मेक्सिको की सरकार भी एल मेंचो के नाम से कांपने लगी। एल मेंचो ने अपने ड्रग्स के काले कारोबार को फैलाने के साथ अपनी दहशत को बढ़ाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ड्रोन्स पर विस्फोटक लगाकर अलग अलग शहरों में बड़े धमाके कराए। मेक्सिको की सरकार भी उसके आगे बेबस हो गई। हालांकि यहां एल मेंचो मेक्सिको से ज्यादा अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हुआ। जिस अमेरिका में ड्रग्स के कारण हर साल 80,000 से 1 लाख लोग मर रहे थे, उस अमेरिका के कैलिफोर्निया, टेक्सास, एरिजोना, इलिनॉय, शिकागो, न्यूयॉर्क, मिडवेस्ट के कई शहरों में एल मेंचो की ड्रग्स भर भर के पहुंच रही थी। हाल ही में जिस फेंटेनिल ड्रग की तस्करी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने सख्ती की, उसके पीछे भी एल मेंचो और उसकी गैंग थी। और यही कारण है कि अमेरिका ने उस पर 136 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। और आज भी जब उसकी हत्या हुई तब एल मेंचो के खुफिया ठिकाने की जानकारी अमेरिका ने ही दी। हालांकि यहां यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई के लिए मेक्सिको की सरकार पर पिछले कई साल से दबाव बना रहे थे। मेक्सिको पर उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया था, क्योंकि वो तो टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं दबाव बनाने के लिए, जिसके कारण मेक्सिको की सरकार ने राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए अमेरिका के नंबर 1 दुश्मन एल मेंचो की हत्या करा दी। अब ऐसी उम्मीद है कि अमेरिका मेक्सिको को लेकर ज्यादा सख्ती नहीं दिखाएगा। अब आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो टीनेजर्स की बदलती सोच और मानसिक स्थिति पर गंभीर सवाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मामूली पूल गेम को लेकर हुए विवाद में 2 नाबालिगों ने लड़के पर बेहद क्रूरता से हमला कर दिया। आरोपियों ने 30 सेकंड में 27 बार चाकू से वार किए। सभी लड़कों की उम्र करीब 16 साल है और एक ही कोचिंग सेंटर में साथ पढ़ते थे। पुलिस के मुताबिक ये लड़के अक्सर पूल खेलने क्लब आते थे। एक दिन स्कोर या खेलने की बारी को लेकर इन लड़कों की आपस में कहासुनी हुई। इस दौरान एक लड़के ने 2 लड़कों को थप्पड़ मार दिए, जिसके बाद उन लड़कों ने इसका बदला लेने का एक पूरा प्लान बनाया। 2 नाबालिग आरोपी फिल्मी स्टाइल में क्लब में घुसे, चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले करके मौके से फरार हो गए। पीड़ित के शरीर पर कई गहरे जख्म हैं। उसके हाथ में 10 से ज्यादा कट लगे हैं। 2 उंगलियां भी कट गई हैं। कंधे और पीठ पर भी गंभीर चोटों के निशान हैं। हाल के दिनों में यह पहली घटना नहीं है जब नाबालिग लड़के इस तरह हिंसक हुए। अब तो जैसे ऐसी घटनाओं की बाढ़ आ चुकी है। पिछले महीने दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची से गैंगरेप की घटना हुई और इसमें आरोपियों की उम्र 10, 12 और 14 साल थी। कुछ महीने पहले अहमदाबाद में एक 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। ऐसी घटनाएं गंभीर सवाल खड़े करती हैं। आखिर आजकल टीनेजर्स के दिमाग में चल क्या रहा है? वो इतने उग्र, इतने अग्रेसिव, इतने गुस्सैल, इतने आक्रामक, और क्या उनमें से कुछ अब वाकई हिंसक हो रहे हैं? आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के हर पहलू में समा गई है, बच्चों के कोमल मन पर इसका प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने जाने अनजाने में हिंसा को ही नॉर्मलाइज कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में टीनेजर्स द्वारा किए जा रहे अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हालिया घटनाएं बताती हैं कि अब बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार तेजी से बदल रहा है। इस बदलाव के पीछे सोशल मीडिया, OTT, जहां पर वो घर में बैठे टीवी पर न जाने किस तरह की हिंसा देख रहे हैं, और यही शायद घातक बनता जा रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे उनकी नजरों में वायलेंस, हिंसा नॉर्मलाइज हो रहा है। सोशल मीडिया पर रील्स और शॉर्ट वीडियोस में हथियारों के प्रदर्शन, गाली गलौज, मारपीट को स्वैग या मर्दानगी के रूप में, माचो इमेज, मतलब मर्दानगी का अर्थ ये हो जाए कि आप हिंसा करें, दूसरों को मारें, ये सब पेश किया जा रहा है। जब कोई बच्चा बार बार ऐसे वीडियोस देखता है जिसमें विवाद को बातचीत के बजाय हिंसा से सुलझाया जा रहा है, तो उसका दिमाग इसे ही सही समाधान समझने लगता है, स्वीकार करने लगता है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तमाम अकाउंट्स हैं जो इस तरह के नेगेटिव किरदारों को खूब बड़ा बनाकर दिखाती हैं, महिमा मंडन करती हैं। हाल में ऐसी कई फिल्में आई हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसी फिल्में आई हैं जिसमें हिंसा को ग्लोरीफाई किया गया है। उनके वीडियो के पीछे बजने वाला दमदार संगीत, उनके फॉलोअर्स की संख्या बच्चों को आकर्षित करती है। टीनेजर्स को लगता है कि डराना, धमकाना सम्मान पाने का सबसे आसान तरीका है।